जी, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, आज पता नहीं इन्होंने 40 मिनट का होता है, लेकिन आज इन्होंने कोई 25 मिनट के बाद बंद कर दिया। हालाँकि हमने कल का अप्लाई किया हुआ है। हमारे पास एक्चुअली वो है दूसरा जिसमें 6 लोग सिर्फ़ होते हैं, तो हम स्ट्रीम यार्ड। वो हमारा चूँकि यूजुअली आज से पहले तक जो सारा सिस्टम था वो वन वे ही था। तो 6 लोग होते थे जिसमें गेस्ट स्पीकर होते थे और बाकी हम उसको कनेक्ट कर लेते थे उसमें। तो हमने कल रात को अप्लाई कर दिया था इनका कमर्शियल वर्ज़न के लिए, लेकिन वो अभी तक उन्होंने उसको 24 घंटे का लिखा हुआ था, लेकिन अभी तक अपडेट नहीं किया। तो बहुत माज़रत आपको इनकन्वीनियंस हुई। अभी हम दोबारा से अपने टाइम के साथ कनेक्ट हो गए। तो थोड़ी-सी ब्रेक हो गई बीच में। हम वहीं पे आगे चलते हैं। जी, आप कुछ कह रहे थे उस्मान? जी सर, मेरी वो उसी पे वो बात हो रही थी कि लॉन्ग टर्म कस्टमर के ऊपर, मतलब लॉन्ग टर्म रिटेंशन के ऊपर अगर आप उस पे फोकस करें रेदर देन आप उसके शॉर्ट टर्म बेनिफिट लेने की कोशिश करें और ट्रीट मतलब आप उसको एज अ लॉन्ग टर्म ही आप उसको कंसिडर करें ताकि आप भी ग्रो करें और उसके साथ वो भी ग्रो करें, तो आप उसी के ऊपर ये एलैबोरेट करें तो उसको। बिल्कुल ठीक। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? यस सर, मैंने पूछना था कि एज ए कंसल्टेंट पीपल प्लीजर होना कितना जरूरी है और आप वो बैलेंस किस तरह फाइंड करते हो कि आप अपने जो आपके ओन सेट ऑफ रूल्स होते हैं उसके विद इन रहें और आप अपने क्लाइंट को भी खुश कर दें। अच्छा, जिस तरह हम बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की, एग्जैक्टली उसी तरह, यानी आपके अपना जो पर्सनल लाइफ है और आपका जो ऑफिस का माहौल है, दोनों को बैलेंस करना चाहिए। ऑफिस की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ और पर्सनल लाइफ की वजह से आपका जो ऑफिस है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग मैनेज नहीं कर पाते अनफॉर्चुनेटली। एग्जैक्टली उसी तरह ही जब आप एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे होते हैं, आपके और आपके कस्टमर के जो गोल्स हैं वो अलाइन होने चाहिए। आपको कस्टमर की चैलेंजेस का, प्रॉब्लम्स का, स्ट्रेंथ का, वीकनेसेस का, इवन उनकी हैबिट्स का, इवन उनके कल्चर का पता होना चाहिए। अब इस कल्चर की वजह से अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वो बड़े लंबे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने जो वोल्टा बैटरी का प्रोजेक्ट किया था, दैट वाज 6 वीक प्रोजेक्ट, तो बहुत छोटा सा था। लेकिन जो मैंने MIA कॉरपोरेशन का किया वो 6 मंथ का एक प्रोजेक्ट था, फिर उसके बाद 2 साल का एक प्रोजेक्ट था। और उसके बाद भी उन्होंने मुझे उस पे रखा हुआ था एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस पे। उनके बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो मैं 2 साल उसके अलावा भी उनको देखता रहा। अच्छा, इसमें एक खतरा ये होता है कि जब मैं MIA में जाके बैठ जाता हूँ और मैं उनके कल्चर का हिस्सा बन जाता हूँ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका जो रंग है वो मेरे ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। मैं उनके जॉर्गन्स बोलने शुरू कर, क्योंकि 1800 लोग हैं वहाँ पे, मैं एक आदमी हूँ। और उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है, उनकी जो नेटिव जॉर्गन्स हैं, उनके जो काम करने के स्टाइल हैं, बजाय इसके कि मैं उनके ऊपर अपना रंग चढ़ाऊँ, मैं उनका रंग लेके अपने ऊपर चढ़ाना शुरू कर देता हूँ। तो एज ए कंसल्टेंट मुझे अपने आप को इसमें अलर्ट रखना होता है कि मैं कभी भी उनके अंदर मिक्स ना हो जाऊं या उनके जो माहौल है उसमें ना ढल जाऊं। या मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि जॉर्गन्स बोलना कोई बुरी बात है, लेकिन दे आर डिफरेंट इन कराची, इन लाहौर, इन फैसलाबाद, इन इस्लामाबाद, इन रावलपिंडी एंड इन पेशावर, इन कोयटा। इवन मैं सक्खर जाता हूँ तो वहाँ की चीज़ें फ़र्क हैं। तो वन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि एज ए कंसल्टेंट आपकी क्या खूबियाँ हैं। आप हमेशा अच्छे अल्फाज का चुनाव करें, आप हमेशा अच्छी बातों की तलकीन करें, आप हमेशा अच्छी प्रोडक्टिविटी की चीज़ें उनको सिखाएं। अगर कोई उनके लोग अनफेयर मीन्स भी इस्तेमाल करने पे जा रहे हों, तो आप उनको रोकें, क्योंकि आपकी अपनी एथिक्स हैं, आपके अपने रूल्स हैं। आपकी कंपनी के और आपके अपने दोनों मिला के बनते हैं। आपकी कंपनी में फर्ज करें 400 लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह बड़ी-बड़ी कंसल्टिंग कंपनीज़ है दुनिया में, तो हर कंपनी का एक अपना रूल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल SAP ने, बल्कि सीमेंस ने पाकिस्तान में अपना SAP का बिज़नेस इसलिए ख़त्म कर दिया, अब वो आउटसोर्स किया हुआ है, कि एक जगह पे इस एशियन रीजन में SAP के कुछ लोगों ने किसी और मुल्क में, ग़ालिबन इंडिया या बांग्लादेश में, उस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए रिश्वत दी। तो इत्तेफाक से वही बंदा जो है वो रीजनली उसको हेड कर रहा था, वही पाकिस्तान को हेड कर रहा था। तो उन्होंने जब उसको फारिग किया तो उन्होंने साथ में इन मुल्कों में भी इन चीज़ों को, तो एथिक्स पे बहुत बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो बहुत बड़े-बड़े डिसीजन ले लेती हैं एट टाइम्स, और वो बार्गेन नहीं करती।
तो जर्मन जो है, ऑल्दो इट्स यूएस बेस्ड कंपनी, लेकिन सीमेंस चूंकि जर्मन बेस्ड कंपनी थी, SAP यूएस बेस्ड कंपनी थी, तो सीमेंस और सीमेंस का ये वाला रीजन जो है उसको सीमेंस SAP के इस रीजन को देखता था। उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में सीमेंस रिप्रेजेंटेटिव था, बाद में फिर और 3-4 पार्टनर्स आ गए। तो एथिक्स आपकी जो है वो आपको शनाख्त देती हैं और आपने उसको जाके मैनेज करना है कि वो आपके ऊपर उनका रंग ना चढ़े, नंबर 1। नंबर 2, आप जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं आपने उसको प्रैक्टिस भी करना है, प्रूव भी करना है, और आपने उसका रिजल्ट भी निकाल के देना है, जो आउटकम उसकी है वो निकाल के देनी है। फॉर एग्जांपल मैंने जब MIA में काम किया तो मैंने उनकी ERP सोल्यूशन सेलेक्ट करके और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाई। 1.5 साल का प्रोजेक्ट था ये। तो 1.5 साल के प्रोजेक्ट में उनको पहले दिन से ये बताया था कि 1.5 साल लगेगा, और ये भी बताया था कि आपको इस 1.5 साल में इतने चैलेंजेस आएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी का इतना लॉस होगा, आपके प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस जो हैं उनको इस तरह हैंडल करना पड़ेगा, तो आपको बड़े आराम से इन चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब ये बातें ओवर ए पीरियड ऑफ 18 मंथ्स एक एक सेशन पे उनके जाके और एक एक बंदे की ट्रेनिंग में एक एक सुपरवाइजर और मैनेजर और डायरेक्टर लेवल पे और इवन चेयरमैन लेवल पे भी उन चीज़ों की बाकायदा जो पीरियडिकल मीटिंग्स होती थी, तो उसमें बार बार उनको याद कराया जाता था। फिर बाज़ औक़ात क्या होता था कि 8 शहरों में उनके दफ्तर हैं, तो इस दौरान में 2 महीने बाद किसी एक ब्रांच के मैनेजर की प्रमोशन हो गई, वो ब्रांच मैनेजर हो गया, अगला ब्रांच मैनेजर था वो हेड ऑफिस आ गया। इस तरह की रोटेशन चलती रहती थी, या किसी को एक अपॉर्चुनिटी मिली, उसको जाना पड़ा सऊदी अरेबिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है। जो कंट्री सेल्स मैनेजर था वो 1 दिन के नोटिस पे, यानी वो आपको पता है सेठ कल्चर में फिर यही होता है, उसने कहा जी कि मुझे एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, आई वांट टू गो टू सऊदी अरेबिया। तो सेठ साहब ने गुस्से में कहा कि ठीक है, फिर तुम 1 हफ्ते नहीं अभी जाओ। तो विद इन आवर उसका बोरिया बिस्तरा उठाया और उसको निकाल दिया। अब वो मगरिब की नमाज पढ़ के मैं निकला तो मुझे सेठ साहब कहते हैं कि ताहिर साहब एक चैलेंज आ गया है, वो इस तरह उसने ये कहा है। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है तुम अभी जाओ। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कंट्री सेल्स मैनेजर की पोजीशन भी आप संभाल लें। मैंने कहा ठीक है, ज़ाहिर है इस वक्त एक पैनिक सिचुएशन थी, तो आई डिड दैट। बट डे 1 से मैंने जब स्टार्ट किया तो जो उसका नंबर 2 था, मैंने उसको फौरन बुलाया अपने केबिन में। मैंने उसे कहा, मैंने कहा मुझे ये बताएं कि सेठ साहब ने आपकी तरफ क्यों नहीं देखा। ही सेड कि जी मैंने कभी अपने आप को कंट्री सेल्स मैनेजर प्रूव ही नहीं किया था, मैंने कभी साबित ही नहीं किया था, मैंने कभी कम्युनिकेशन मेरी कमजोर थी, मेरी डिसीजन मेकिंग कमजोर थी, वगैरह वगैरह। ये मैं बिल्कुल रियल लाइफ बात कर रहा हूँ। अगर इस वक्त वो ये हमारी फेसबुक पे जो लाइव जा रही है उसको सुन ले या कुछ और सुन ले तो वो इस बात की तस्दीक करेंगे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा खान साहब आपने, मोहम्मद खान उनका नाम है, मैंने कहा खान साहब आपके पास 30 डेज का टाइम है, 30 डेज तक मैं ये पोजीशन अपने पास रख रहा हूँ, 1 महीने के बाद ये आपके पास होगी। आपको मैं आज से कंट्री सेल्स मैनेजर बनाना शुरू कर रहा हूँ, आपने ये बागडोर संभालनी है। जो आपकी शॉर्टकमिंग है बैठ के मेरे साथ तय करें टेबल पे। लेट्स बिहेव लाइक अ कंट्री सेल्स मैनेजर एंड यू हैव टू डू इट। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 20-25 दिन लगे होंगे मेरा ख्याल है। 20-25 दिन के बाद वन गुड डे एक मौका था, एक इवेंट था, उसमें हमने अनाउंस किया कि जी ये आप कंट्री सेल्स मैनेजर हैं। सो आपने कंपनी के कल्चर में नहीं ढलना, कस्टमर के कल्चर में नहीं ढलना। आपने अपने कंसल्टेंट का जो आपका रोल है, आपका जो काम है, आपने उसको डेवलप करके और कंपनी को चेंज करना है, बिकॉज यू आर द कैटलिस्ट फॉर चेंज। आप चेंज लाएंगे तो कंपनी के अंदर चेंज आएगी। ठीक है जी। मैं अगेन बहुत लंबा बोल सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए ताकि सब लोगों की शमूलियत हो जाए। नेक्स्ट सर आई गेस ये जो उनका क्वेश्चन था वो शायद थोड़ा सा फाइनेंशियल उसके हिसाब से भी था कि आपके अपने गोल्स बीइंग एज अ कंसल्टेंट यू हैव टू अर्न, बिकॉज इफ यू आर अ स्टार्टअप कंसल्टेंट तो आपको भी अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी मैनेज करना है, और क्लाइंट का ये होता है कि क्लाइंट ने भी अपने फाइनेंशियल गोल्स को मैनेज करना होता है, बिकॉज ही वांट्स टू गेट द वर्क डन विद मिनिमम कॉस्ट एंड यू वांट टू डू योर वर्क एट योर ओन क्वालिटी एट योर ओन पेस, और फिर आप अपनी फीस चार्ज करना चाह रहे हैं। तो आप इन दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको आप कैसे आप मैनेज कर सकते हैं? मैं बात करता हूँ जी। मिस वर्दा अगर आप दोबारा लाइन पे आए। मिस वर्दा जी आप बताइए, आपका क्वेश्चन जो है वो किस साइड
क्वेश्चन वही था जो मैंने जवाब दिया या अभी जो उस्मान ने कहा है? नहीं, आपने मुझे कंप्लीटली फुली सेटिस्फाई कर दिया अपने आंसर से, मेरा उसी ओके, सेंस में था। राइट, थैंक यू। अच्छा उस्मान, अब मैं आपको जवाब देता हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। यस, अगेन दो ऑप्शन है। या तो आप कस्टमर के, बाज़ औक़ात ये होता है कि कस्टमर का नाम इतना बड़ा होता है कि आप उसके जो भी उसने बजट स्क्वीज करके रखा होता है उस काम के लिए या आपको ब्लैकमेल करने के लिए, तो कस्टमर का नाम इतना बड़ा होता है कि आप कहते हैं यार कि ठीक है, विल डू इट। फॉर एग्जाम्पल, हमने 22 साल नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान को सर्व किया है हमारी कंपनी ने। अच्छा, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ऑलमोस्ट इतना कम बजट का था और हमारी उनसे बिल्कुल वन ऑन वन डिस्कशन होती थी टेबल पे बैठ के, क्लियर। तो वो बताते थे जाहिर साहब ये बजट है हमारा, इसके अंदर हमने ये कॉन्ट्रैक्ट चलाना है। तो मैं उनसे कहता था कि यार डन हो गया, तो हम फिर उसको उसी बजट में मैनेज करते थे। अच्छा, हमें फायदा क्या होता था? हम बड़े सीना तान के कहते थे नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान हमारा कस्टमर है, और बड़े ऑनर की बात है। और हम उसको मैनेज करते थे, हम देखते थे, हमारा पास बना हुआ होता था, हम जिस वक्त चाहते थे अंदर चले जाते थे, आ जाते थे। वहां जाने के लिए आपको पता है कितनी मुश्किल होती है। तो बाज़ औक़ात आप एक नाम बनाने के लिए इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट भी ले लेते हैं जो कॉस्ट टू कॉस्ट होते हैं। आपको उसमें प्रॉफिट कोई नहीं होता, लेकिन आपको लॉस भी कोई नहीं होता। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपको नजर आ रहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये तो एंट्री लेवल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इसके पीछे 2-3 और कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, या इस नाम की वजह से आपको, जैसे कल मैंने आपको एफएओ की एक एग्जांपल दी थी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें उन्होंने 20 कंप्यूटर हमसे लेने थे और हमने कमिटमेंट ऑनर की कि जी हम इस टाइम में नहीं दे सकते। तो उसके बाद उन्होंने हमें जो रिकमेंड किया वो बहुत बड़ा नाम था। 20 उन्होंने और उस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें रिकमेंड किया था या रेफर किया था। और वो जो एंडोर्समेंट उनकी थी वो वर्ड ऑफ माउथ जिसे हम कहते हैं, वो बाज़ औक़ात उसके लिए भी हम सेक्रीफाइस भी करते हैं और बाज़ औक़ात उसके लिए लो प्राइस कॉन्ट्रैक्ट भी ले लेते हैं। और फिर आप उसको मैनेज कैसे करते हैं? मैं जो गुजारिश कर रहा था वो ये थी कि अगर लो कॉस्ट आप ले भी लेते हैं तो उसमें क्वालिटी में फ़र्क नहीं आना चाहिए। आप अपना 16 आने के 16 आने उसमें डिलीवर करें। थोड़ी बर्दाश्त कर लें, थोड़ा बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम अपने जो सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके साथ भी बैठ के नेगोशिएट कर लेते हैं कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट कम प्राइस का है, इसको हमने इस प्राइस पे करना है, तो इसको हम ऐसे कैसे कर लें, हम दोनों मिलके इसको ले लेते हैं, आपका भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है। जैसे आजकल कोविड की वजह से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, लिखे हुए कॉन्ट्रैक्ट्स जो 1 साल के थे, दिसंबर 2020 तक थे, हम अपने जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके साथ बैठ के रीनेगोशिएट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें भी पता है कि हम इसको इस प्राइस पे नहीं रन कर सकेंगे, हमारी प्राइस ओवरशूट करेगी। हमें ये भी पता है कि हमारे लोग इस वक्त वर्क फ्रॉम होम पे काम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम में जो प्रोडक्टिविटी एलिमेंट है, कुछ केसेस में वो 80% से ऊपर नहीं जा सकता। बाय ऑल मीन्स आप जो मर्जी कर लें, कुछ केसेस में 100%, 95%, 90% भी है। कुछ लोग मुझे 40-45% पे भी कोट कर रहे हैं कि जी हमारे जो प्रोडक्टिविटी है हमारे स्टाफ की, वो घर से काम करने में इतनी लो हो गई है। वो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट किस तरह का है, काम किस नौइयत का है। ग्राफिक डिजाइनर घर में बैठ के काम कर रहा है तो दैट इज एज गुड एज ही और शी इज वर्किंग इन माय ऑफिस। लेकिन अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा है तो दोनों में काम करने का जो एटीट्यूड है और एप्टीट्यूड है, दोनों में फर्क है। तो उस केस में प्राइस आपकी फर्क हो सकती है। तो यस, यू कैन नेगोशिएट, नंबर 1। अच्छा, नेगोशिएशन ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में और नेगोशिएशन स्किल्स में हमारे 28वें दिन मेरा ख्याल ये आएगा, 28 टॉपिक है हमारा ये। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक है और एक है नेगोशिएशन स्किल्स कॉन्ट्रैक्ट की। अच्छा, नेगोशिएशन स्किल्स जो है, मैं आपके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जवाब दे देता हूँ, फिर हम इसको तफसील से उस दिन पढ़ेंगे। हम सिर्फ नेगोशिएशन को समझते हैं प्राइस नेगोशिएशन है। आई एम सॉरी, ये प्राइस नेगोशिएशन नहीं होती सिर्फ, रादर ये बहुत बड़ी बड़ी प्राइस के साथ जो आपकी फैसिलिटीज हैं, जो आपकी बाकी नेगोशिएशंस हैं, टाइम की नेगोशिएशन है। फॉर एग्जांपल, कस्टमर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप 4 हफ्ते में ये दे देंगे, और साथ में वो ये कह रहा है कि जी आप हमें ये प्राइस जो है वो 100 रुपए की बजाय वो आपको कह रहा है कि जी 80% आप निगोशिएट कर लें मेरे साथ, यानी 80 रुपए ले लें मुझसे। तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि ठीक है, मैं आपका काम 80 रुपए में कर दूंगा, लेकिन टाइम फ्रेम आपका 6 हफ्ते से 8 हफ्ते में चला जाएगा, क्योंकि फिर मुझे थोड़ा सा इसमें से अपनी एचआर को रिलैक्स करना पड़ेगा, ताकि वो कुछ हमारे और प्रोजेक्ट्स ओवरलैप कर रहे हैं उसमें वो मैनेज कर सके। तो बाज़ केसेस में कस्टमर के लिए टाइम इतना बड़ा इशू नहीं होता, वो आपको रिलैक्स कर देता है। इसको हम कहते हैं इफ एंड देन की फिलॉसफी, कि अगर कस्टमर आपसे कह रहा है कि प्राइस कम करनी है, तो आप उसके अंदर कोई और अपनी चीज उसके साथ निगोशिएट कर लें। जैसे हम जब हार्डवेयर बेचते थे तो 3 साल की वारंटी होती थी,
तो हम कस्टमर से कहते थे अच्छा 3 साल की वारंटी में एक क्लॉज होती है, 3 साल की पार्ट्स की वारंटी होती है, लेबर 1 साल की होती है, ठीक है ना, जो सर्विस हम कहते हैं। तो अगले 2 साल के लिए दे हैव टू साइन अ लेबर कॉन्ट्रैक्ट विद अस, जिसको SLA कहते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो वो फिर हम उसे कहते थे कि ठीक है अगर आप प्राइस कम करवा रहे हैं तो हम आपको प्राइस निगोशिएट कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, लेकिन आप हमें इसी वक्त उसका जो SLA पार्ट है, दूसरे साल का और तीसरे साल का जो सर्विस एग्रीमेंट का पार्ट है, वो आप अभी हमारे साथ साइन कर लें इसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक कागज लगा के, और आप उसकी पेमेंट भी हमें अभी कर दें, तो फिर हम आपको ये 8%, 7%, 5%, 10% ये हम आपको डिस्काउंट कर देते हैं। उससे हमें 2 फायदे होते हैं, एक तो 3 साल बाद जो पेमेंट 2 साल बाद आनी थी, 1 साल बाद आनी थी, वो आज हमारी किटी में आ जाती है, और दूसरा हमें ये फायदा होता है कि मेक श्योर कर लेते हैं हम कि अगले 3 साल में कस्टमर हमसे भागेगा नहीं। हम 3 साल का अपना कस्टमर सिक्योर करना जो है, ये फंड सिक्योर करना, अपने इनकम सिक्योर करना, और इनकम हमारे अकाउंट में भी ट्रांसफर हो गई है, उस केस में अगर हम 10% का सेक्रीफाइस कर लेते हैं तो ये इफ एंड देन नेगोशिएशन में आता है। तो नेगोशिएशन सिर्फ प्राइस की नहीं होती, सर्विसेज की भी होती है, टाइम की भी होती है, एफर्ट्स की भी होती है, रिपोर्टिंग लेवल्स की भी होती है, कॉन्ट्रैक्ट के जो कंसल्टेंट्स हैं उनके लेवल्स की होती है, कुछ काम फिर आप आउटसोर्स करवा लेते हैं। इसी तरह कस्टमर कहता है अभी हमें प्राइस का कोई इशू नहीं है, हमें 6 हफ्ते की जगह 4 हफ्ते में काम चाहिए, 4 हफ्ते की जगह 3 हफ्ते में काम चाहिए, ठीक है ना, और ये होता है एट टाइम्स। जैसे हमारे पास बहुत क्रिटिकल चीजें आती हैं, बाज़ औक़ात केबलिंग का हमें स्टेट बैंक का एक प्रोजेक्ट मिला, पूरे पाकिस्तान में स्टेट बैंक के जितने ऑफिस थे उनको 1 महीने के अंदर हमने अप करके देना था, और बहुत हैवी कंक्रीट की उनकी दीवारें थी, उसके अंदर ड्रिल करना, बिट करना और वो सारा। और सबसे बड़ी बात, रमजान का महीना था, 30 डेज चैलेंज था, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और मुल्तान, इसमें जो स्टेट बैंक के ऑफिस थे उनके अंदर हमने ये केबलिंग करके देनी थी। तो हमने फिर अपने पार्टनर्स को साथ मिलाया, जो हमारे सब कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनके साथ मीटिंग्स की। हर प्रोजेक्ट पे हमने अपनी कंपनी का एक प्रोजेक्ट मैनेजर लगाया और बाकी उनकी टीम साथ में लगाई। लोकल शहरों से हमने फिर लेबर ली, वहाँ से मुल्तान की लेबर ली, कोयटा से कोयटा की लेबर ली। तो 3-4 लोग हमारे यहाँ से गए, उन्होंने जाके फिर वॉर फुटिंग पे। और रमजान में हमारी स्ट्रेटजी होती थी कि पूरी रात काम करते थे, दिन में सुबह 1-2 घंटे काम करके सहरी खा के, और उसके बाद हमारे इंजीनियर सो जाते थे, और उसके बाद फिर अफ्तारी के बाद फिर काम शुरू करते थे। सो यस, यू कैन नेगोशिएट, यू कैन कैलकुलेट ऑन द टेबल विद द कस्टमर, आप कर सकते हैं जी। नेक्स्ट फिदा साहब, फिर अली रजा जुनेजो। Sir, I would like to ask another question. May I? Sure, please. Sir, you have used that you have to be catalyst, but sometime this change is not adopted by all. So how to play the politics surrounded by you being a consultant? Means we are providing our services, and meanwhile, because maybe somebody seen their company is growing or it's going into the right direction. So how to manage all these surrounded by negative thoughts or political things? जी बिल्कुल, ये चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर किसी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो बहुत सारे जो PhDs हैं, जो सफ़ेद बालों वाले लोग होते हैं, चूँकि मेरी जो बेस्ट क्वालिफिकेशन है दैट इज़ MBA, आई एम अ प्रोफेसर बाय प्रैक्टिस। अच्छा, वो मुझे चैलेंज करते हैं कि जनाब आपकी डिग्री PhD की नहीं है तो आप हमें कैसे ट्रीट करेंगे, दिस इज़ वन एरिया। तो फिर मैं उनको बिठा के उनके जो चैलेंजेस होते हैं, फर्स्ट यू हैव टू हैव योर होमवर्क वेरी फाइन, ठीक है ना, बहुत शार्प होमवर्क आपका होना चाहिए। तो फिर मैं ये देखता हूँ कि मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी या सिंध यूनिवर्सिटी या कराची यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, या जिसमें वो साहब बैठे हुए हैं मेरे साथ बात कर रहे हैं, तो उनके जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि मेरा होमवर्क इतना स्ट्रांग है इस एरिया का, इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज का, कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस फील्ड का बाबा कहते हैं। मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ आपको, और लोग कहते हैं कि जी आपने इसमें PhD की हुई है, सिर्फ कागज की डिग्री आपके पास नहीं है। तो मैं फिर उनके साथ बैठ के जब उनके चैलेंजेस को डिस्कस करता हूँ बिल्कुल कैंडिड एनवायरनमेंट में, तो उनको फिर एहसास होता है कि नहीं यार, वाकई ये चीज़ें तो हमारी हैं। फॉर एग्जांपल, मैं उनसे कहता हूँ कि डॉक्टर साहब आप बताइए कि आपके 10 चैलेंज हैं मेरे पास जो आए हुए हैं, और ये चैलेंजेस हैं, आप बताइए कि प्लेसमेंट को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं। अब PhD तो की हुई है उन्होंने, लेकिन प्लेसमेंट को तो वो हैंडल नहीं कर रहे, ना कर सक रहे हैं, ना उनके पास कोई मशवरा है। तो प्लेसमेंट को जब वो एक बात मैं कहता हूँ, फिर मैं अच्छा इनटेक जो है वो, फिर आपके जो एलुमनाई हैं उनकी कहाँ कहाँ प्लेसमेंट हुई हुई है, एलुमनाई की एक लिस्ट बनानी होती है,
मतलब ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि जो पेन एरियाज हैं वो इतने मजे के हैं यूनिवर्सिटीज के कि उसके अंदर आप अगर ये काम शुरू कर दें तो इट्स स्काई द लिमिट, इतना मजे का काम है। और मेरी फिंगर टिप्स पे हैं सारे काम, वो सारे चैलेंजेस फिंगर टिप्स पे हैं। अच्छा, आजकल फंड रेजिंग एक बहुत बड़ा इशू है, तो फंड रेजिंग पे मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ जो मेरी पीएचडी पे एतराज कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब 2 मिलियन का फंड चाहिए हमें एक हफ्ते के अंदर किस प्रोजेक्ट के लिए, आप मुझे बताइए कि कहाँ से रेज करके देंगे आप। तो जी हमें तो नहीं पता, हम तो नहीं कर सकते, तो यूएसएआईडी का फंड होगा या एचईसी हमें देगी या कोई इग्नाइट में हम अप्लाई करेंगे तो वो तो 6 महीने के बाद आएगा। तो मैंने कहा जी यहाँ पे हमारी पीएचडी काम आती है। तो मैंने कहा मैं आपको अभी आईसीआई से या पैकेजेस से या नेस्ले से या सौराब साइकिल से मैं आपको लेके देता हूँ और आप चले मेरे साथ और ये प्रोजेक्ट इस तरह लिखें, ये प्रोजेक्ट इस तरह बनाएं। तो एक तो ये इस तरह की चीज आती है। दूसरा जो आपने कहा ना कि कस्टमर, अब हम यूनिवर्सिटी से बाहर निकल जाते हैं, हम किसी कॉर्पोरेट कस्टमर पे चले जाते हैं, तो कॉर्पोरेट कस्टमर के जो चैलेंजेस हैं, जिस तरह मैंने अभी यूनिवर्सिटी के चैलेंजेस आपको गिनवाए हैं, वो चैलेंजेस आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए। जिस तरह वोल्टा बैटरी के 117 वल्नरेबल एरियाज फिंगर टिप्स पे हैं, टक 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 टक, मैं मतलब चाहूँ तो पूरा आपको ना पूरे दिन का प्रेजेंटेशन उनकी दिखा सकता हूँ, उनकी तस्वीरें दिखा सकता हूँ, उनकी जो रिपोर्टें हैं वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। इट्स नॉलेजेबल एरिया, मतलब पूरी एक केस स्टडी है। इसी तरह रेलवे की बात करेंगे तो रेलवे में पूरी एक केस स्टडी। तो कस्टमर की जो पेन एरियाज हैं उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, और फिर ये होता है कि जब हम वोल्टा बैटरी की बात कर रहे हैं या मेहरान यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो 3 4 5 चीजें कॉमन होती हैं दोनों के कस्टमर्स कौन है, कस्टमर्स के चैलेंजेस क्या हैं, उनका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, उनका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, रॉ मटेरियल की क्वालिटी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, प्रोडक्शन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, प्रोडक्शन की क्वालिटी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, टीचर्स की क्वालिटी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, उधर हम मैनेजर्स की क्वालिटी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, लिंकेजेस जो है आपके एचईसी के साथ कैसे हैं, रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं वो किसी इनकम टैक्स को कर रहे हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को कर रहे हैं, वो हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के डिपार्टमेंट को कर रहे हैं, ये जो है ये एचईसी को कर रहे हैं, उसके बाद ये बिजनेस काउंसिल को कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी काउंसिल को कर रहे हैं, पीएमडीसी को कर रहे हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जब आप पेन एरियाज को एड्रेस कर लेते हैं, और ये उसी वक्त ये आपके एक्सपीरियंस के साथ होता है, ठीक है ना। मैं अक्सर लोगों को पूछता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं, अगेन पीएचडी भी आते हैं और नॉन पीएचडी भी आते हैं, इंडस्ट्री से लोग आते हैं कि जी वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ठीक कर दें आप। मैंने कहा अच्छा जी आप हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के 3 चैलेंज बता दें। तो एट टाइम लोगों को 3 चैलेंजेस का भी नहीं पता, उनको मतलब जाहिर है, जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आप कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द हो रहा है। अब सर में दर्द के 10 रीजन हो सकते हैं। आपको बुखार हो रहा है, अच्छा बुखार इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है, बुखार किसी बीमारी की रिएक्शन है, जरासीम की आपस में जंग हो रही होती है जिसकी वजह से टेम्परेचर हो जाता है, उस टेम्परेचर की वजह से स्वेलिंग भी होती है, उसकी वजह से आपके और चैलेंजेस होते हैं। तो आपने बुखार का इलाज तो करना है टेम्परेरी तौर पे कि आप उसको कूल डाउन कर दें, लेकिन आपने वो पॉइंट तलाश करना है, वो ऑर्गन तलाश करना है कि जिसमें इन्फेक्शन हुई है और वहां उस बीमारी को कैसे ठीक करना है। वो आप ठीक कर देंगे, बुखार आपका खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। बहुत सारे कंसल्टेंट सिर्फ बुखार को ठीक करना शुरू कर देते हैं। तो वो जो एक मिसाल उसकी होती है मैं शेयर कर देता हूँ, आपके काम आएगी। एक गांव में कुत्ता कुएं में गिर गया, लोग मौलवी साहब के पास गए, मौलवी साहब ने कहा 70 बाल्टियां पानी निकाल दें, पानी निकाल दिया। बाल्टी लेके आए, मौलवी साहब को दिखाई, मौलवी साहब ने एहतियातन कहा था कि मुझे दिखा देना, देखा तो उसमें बाल ही बाल थे। उन्होंने कहा भाई तुम लोगों ने कितना पानी निकाला? उन्होंने कहा मौलवी साहब हमने तो 10 बाल्टियां एक्स्ट्रा भी निकाल दी। उन्होंने कहा अच्छा, देयर इज समथिंग रॉन्ग, मुझे लेके चलो। जब गए कुएं के पास जाके झांका उन्होंने, तो कुत्ता कुएं में था, 70-80 बाल्टियां पानी की निकाल दी। उन्होंने कहा भाई पहले कुत्ता तो निकालो। उन्होंने कहा जी आपने तो 70 बाल्टियां पानी निकालने का कहा था। तो योर कम्युनिकेशन मस्ट बी वेरी क्लियर, नंबर 1। नंबर 2, यू हैव टू हैव अ कॉमन सेंस कि यार कुत्ते को पहले निकालेंगे तब पानी पाक होगा, तब बाल्टियां पानी की निकालेंगे। तो हम अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में, एकेडेमिया में, अपने इंडस्ट्री में, अपनी सोसाइटी में इवन हम कुत्ते को कुएं से नहीं निकालते और हम उसको पानी की बाल्टियां निकालनी शुरू कर देते हैं। तो रूट कॉज है आपका, कल भी मैंने जिक्र किया था कि जब हम आग बुझाने जाते हैं, फायर फाइटिंग एक्चुअल जो होती है, किसी जगह आग लग जाती है तो शोले के ऊपर पानी नहीं डालते, उसका जो बेस होता है जहां से शोला निकल रहा होता है उस पॉइंट को आप पिन डाउन करते हैं तो आपकी पूरी आग बुझ जाती है, ठीक है ना। तो दिस इज माय हम्बल आंसर टू योर क्वेश्चन। नेक्स्ट।
जी डॉक्टर जुबिया आप आज कुछ नहीं बोल रही और डॉक्टर साइमा आज एब्सेंट हैं। सर मैं एक्चुअली ट्रेवल कर रही हूँ फ्रॉम अच्छा इस्लामाबाद टू पिशावर, तो अच्छा अभी हम पहुंचे, लेकिन मैं आपकी क्लास को एंजॉय कर रही हूँ, फुल कंसंट्रेशन के साथ सुन रही हूँ। अच्छा अच्छा चलें ठीक। और सर आपने जिक्र किया डॉक्टर मिसेस साकिब का, तो मेरा उनके साथ कुछ एक्सपीरियंस रह चुका है, 1 साल उनका एक इंस्टीट्यूट को डेवलप करने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड टू हैव अखुवत एज अ पार्ट ऑफ माय करियर। माशाल्लाह। तो उनके साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और अब जहाँ तक कंसल्टेंसी की आ रही है, तो बहुत सारी मतलब एक ट्रैक हमारा बन रहा है आपकी उससे टीचिंग से। तो मैं इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन करूंगी, अभी मैं फिलहाल आपको सुन रही हूँ। जी ठीक, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बशीर जी, आतिफ अमान साहब आपने कुछ नहीं बोला आज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए एक्चुअली मैं रोज क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा, कुछ ना कुछ वजूहात की वजह से। अच्छा अच्छा एनीवेज, जो आई एम रियल एस्टेट प्रोफेशनल, मैंने शायद आपको उस दिन भी बताया था। जी जी और आई एम हियर टू लर्न मोर, खासकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे भी। तो जो लास्ट आपने नंबर 8 बताया, डिलीवर रिजल्ट्स रादर देन रिकमेंडेशंस, आप रिकमेंड कुछ करेंगे तो उस पर कोई एक्ट होगा और उसके बाद डिलीवर ऑन रिजल्ट्स आएगा ना? बिल्कुल ठीक है, एलैबोरेट कर लेंगे। जी मैं बिल्कुल पेश करता हूँ। यूजुअली ये होता है कि कंसल्टेंट्स के बारे में बड़े जोक्स मशहूर हैं। डॉक्टर आवाज आ रही है आपको? जी जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आप म्यूट कर दीजिए बस, ठीक है। कंसल्टेंट्स के बारे में बहुत सारे जोक्स मशहूर हैं, मैं एक शेयर कर देता हूँ ताकि आपके सवाल का जवाब आ जाए। कि कंसल्टेंट खुद कुछ नहीं करता, ये बस हुक्म देता है लोगों को, ये कर दो ये कर दो ये कर दो। मेरे पास एक दफा व्हेन आई वाज सिटिंग इन MIA कॉर्पोरेशन, ये जो मैं एक कंपनी का 6 महीने का काम कर रहा था, तो लाहौर से 2 कंसल्टेंट्स मेरे पास आए टाइम लेके, फोन करके कि जी हमने आपसे मशवरा करना है। मैंने कहा जी। कहते सर हम दोनों कंसल्टेंट हैं, और अच्छे मैच्योर आदमी थे, MBA किए हुए थे उन्होंने 10-15 साल के एक्सपीरियंस के साथ, कि सर हमें ना एक मुश्किल आ रही है। मैंने कहा जी क्या? कहते हैं जी हम एक सेठ के पास गए हैं और हमने उनको जाके कहा है जी कि आप अपनी फैक्ट्री की प्रोडक्शन दुगनी कर सकते हैं, आप अपना ये कर सकते हैं, आप अपना वो कर सकते हैं, आप अपना वो कर सकते हैं, तो आपका इतना प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो सेठ हमें कहता है कि यार अगर तुम इतने काबिल थे तो तुम ये नौकरियां क्यों करते फिर रहे हो, ये प्रोजेक्ट क्यों लेते फिर रहे हो, तुम अपनी फैक्ट्री क्यों नहीं लगा लेते? कितनी फैक्ट्रियां तुमने लगाई हैं अभी तक जो तुम मुझे मशवरा देने आ गए हो? तो सर इसका क्या जवाब है? तो लेट मी टेल यू, मेरे जो FSC के टीचर थे 1980 में, वो आज भी FSC के ही टीचर हैं अगर वो जिंदा होते तो। उन्होंने BSc को कभी नहीं पढ़ाया, लेकिन FSC के टीचर को मैं जाके ये कहूं कि जनाब आपने मुझे FSC पढ़ाई थी तो आपने क्या तरक्की कर ली, आप तो उधर के उधर ही हैं, बस टीचर लगे हुए हैं, आप पढ़ाए जा रहे हैं, मैक्सिमम आपकी रैंकिंग बढ़ बढ़ के एक्सपीरियंस के साथ प्रोफेसर हो गए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए। ऐसा नहीं है। मेरे वो टीचर जो हैं उनका वो काम था उस सप्लाई चेन में या उस मशीन में, वो जिस पुर्जे की जगह पे काम कर रहे थे वो बहुत लीथल था। आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं अपने उन असातिज़ा कराम की वजह से हूँ। इस तरह कंसल्टेंट जो है वो किसी भी जगह पे जब खड़ा होता है काम करने के लिए कंसल्टेंसी का, तो नंबर 1 तो ये नहीं होता कि वो उस फैक्ट्री का मालिक क्यों नहीं है, कोई भी फैक्ट्री का मालिक नहीं होता, लेकिन आपने जो काम कर करके सीखा होता है वो फैक्ट्री के मालिक से ज्यादा होता है। जैसे मैंने वोल्टा बैटरी की बात की है, तो वोल्टा बैटरी के जो हारून साहब हैं CEO, या उनके जो सेनेटर तलहा महमूद साहब हैं, अगर वो इतने काबिल होते तो खुद ही अपनी फैक्ट्री ठीक कर लेते। अशरफ साहब MIA कॉर्पोरेशन के जो हैं वो अगर इतने काबिल होते तो खुद ही ठीक कर लेते। ऐसा नहीं होता, हर शख्स ने अपना एक काम करना होता है जाके, हर शख्स की अपनी एक जिम्मेदारी है। स्वीपर कभी भी किचन वाले का काम नहीं कर सकता, किचन वाला कभी नाई का काम नहीं कर सकता, नाई वाला जो है कभी इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं कर सकता। तो हर किसी को अपना काम करना है, आपकी जो एक्सपर्टी है उसके अंदर जाके आप अपना काम दिखाइए। और रिकमेंडेशंस सिर्फ दे के लोग जो हैं वो समझते हैं कि हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है ना? तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। रिकमेंडेशंस के साथ साथ आपने काम करने के तरीके भी उनको बताने हैं, काम आपने शुरू भी कराना है, और काम को आपने कंक्लूडिंग डेस्टिनेशन की तरफ भी लेके जाना है, और उसके जो आउटकम्स हैं वो नजर आने चाहिए। बहुत सारे लोग शुरू करवा देते हैं, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी आप एक अच्छा सेल्स मैनेजर रख लीजिए आपका काम हो जाए।
इस काम के मुझे 10,000 रुपये दे दें, ये रिकमेंडेशन हो गई। अब उस सेल्समैन को आपने ट्रेनिंग दी है, आपने उसको जो सीधा सीधा प्रॉब्लम्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस प्रोडक्ट के या उस सर्विस के या उस मार्केट के या उस शहर के, फॉर एग्जांपल MIA कॉर्पोरेशन की सेल कराची में और है, मुल्तान में और है, लाहौर में और है, फैसलाबाद में और है, दूसरे शहरों में, कोयटा में और है। मुझे ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी थी। मैंने वोल्टा बैटरी के सिलसिले में आपको बताया था कि फैसलाबाद और DI खान या DG खान में उनको दो बड़े चैलेंज थे कि वहां से उनका 39% और 36% फेलियर रेट था, जहां से इतनी बैटरियां वापस आती थी। रीजन क्या था कि वहां का जो पानी था वो खराब था। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द चैलेंजेस ऑफ योर कस्टमर, और कस्टमर को वो चीजें आपने बतानी है जो आपको पता है। जो कस्टमर को पता है वो आप बता रहे हैं तो वो तो कोई नहीं है, या कस्टमर को प्रॉब्लम का पता है, सॉल्यूशंस का नहीं पता, तो वो आपने उनको बताना है। फॉर एग्जांपल कल आज बल्कि मेरी दोपहर में 2 घंटे लंबी एक डिस्कशन हुई है, एक लर्निंग मैनेजमेंट सॉल्यूशन की कंपनी है। दे हैव एक्सीलेंट प्रोडक्ट बट दे आर नॉट एबल टू सेल इट टू मोर देन स्कूल्स, यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं बेच सकते, क्योंकि उसमें एक स्लाइट मॉडिफिकेशन होती है लर्निंग मैनेजमेंट सॉल्यूशन में, जो यूनिवर्सिटी के लिए अलग होता है, कॉलेज के लिए अलग होता है। उसमें कॉलेज में जैसे 1 साल का पूरा टर्म होता है, यूनिवर्सिटी में 6 महीने के एग्जैक्टली 4.5 महीने का सेमेस्टर होता है, उसका ब्रेक होती है। तो ये इस तरह की कुछ अप्स एंड डाउन होती हैं, उसकी मार्किंग सिस्टम डिफरेंट होते हैं, फीस स्ट्रक्चर और बाकी चीज़ें फ़र्क होती हैं, कुछ लैब उसमें फ़र्क होती है, उसमें फ़र्क होती है। तो उनको ये चैलेंज एड्रेस करना कि आपने अपनी मार्केट सेगमेंट को श्रिंक किया हुआ है, अगर आप इसके अंदर ये 2 मॉडिफिकेशंस कर लें तो आपका ये अक्रॉस द बोर्ड तीनों लेयर्स को एड्रेस करेगा, नंबर 1। नंबर 2, यूनिवर्सिटी में 45,000, 50,000, 55,000, 40,000, 38,000, 37,000, 24,000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। तो स्कूलों में 1200, 1500, 1600, 2000, 3000 स्टूडेंट होते हैं, और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से आप पर स्टूडेंट जो पैसे लेते हैं LMS के, वो ज़्यादा ले सकते हैं एज कम्पेयर, क्योंकि यूनिवर्सिटी में 1.25 लाख रुपए सेमेस्टर की फीस है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो आपके सवाल का जवाब ये है कि यस, आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है और आप उसका सोल्यूशन उसको क्या दे रहे हैं। रिकमेंड आप जरूर करेंगे, लेकिन सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं, साथ में सोल्यूशन भी, साथ में उसकी ट्रेनिंग भी, साथ में उसकी ओरिएंटेशन भी, और बाज़ औक़ात पायलट प्रोजेक्ट भी आप करके उसको देते हैं। तो आपने अपनी फीस स्ट्रक्चर जो है, हम अलग से फीस स्ट्रक्चर एक दिन पूरा डिस्कस करेंगे कि कौन से पैरामीटर्स हैं जिसमें आपने फीस स्ट्रक्चर अपना सिलेक्ट करना है, आपने अपना फीस स्ट्रक्चर एलोकेट करना है, ठीक है ना। तो ये हम अलग से बात करेंगे उस दिन। तो आपने उस बेस पे, क्योंकि आधा काम आपने करके रिकमेंडेशन करके दे दी और बाकी चीजें आपने अपनी फीस में भी ऐड नहीं की, प्राइसिंग में भी ऐड नहीं की, और आपने एग्जीक्यूट भी नहीं कराई, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। आपने जब अपना पूरा सिलसिला बना के, जैसे डॉक्टर के पास आप चले जाए, सिर्फ दवाई लिख के दे दे और वो दवाई खरीदने को ना कहे आपको, और आप दवाई खरीदें भी नहीं, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। या वो आपकी तशखीस कर ले, कागज पे दवाई लिख के ना दे आपको, तो रिकमेंडेशन का तो कोई फायदा नहीं है। तो आई थिंक दिस इज द सुटेबल आंसर टू योर क्वेश्चन। नेक्स्ट, वी हैव 6 मिनट टू गो। जी सब ठीक है, चलें। अब मैं फिर आपसे एक फीडबैक लेना चाह रहा था। आज वी हैव 5 मिनट्स और वी हैव 5 पार्टिसिपेंट्स। उस्मान अफजल, पहले आपसे शुरू करता हूँ। 1 मिनट में आप बताएंगे कि अभी तक आपने इस सेशन से क्या 3 चीजें नई लर्न की हैं जो आपको पहले नहीं पता थी। ये क्वेश्चन बाकी लोगों के लिए भी है। आप अपने अपने क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। अगर उस्मान साहब तैयार नहीं है तो कोई और चैंपियन आ जाए। जी ठीक है, उस्मान आ गए। सर बड़ी मुश्किल में डाल दिया आपने, ये पहला क्वेश्चन ही मेरे से पूछ के, और आपने जो है ना वो यही कहा कि जी लोग अलर्ट नहीं होते ना, लोग अलर्ट नहीं होते। और हाँ, आपके घर वाले आपसे पूछेंगे जी रोज 9 बजे आप टीवी लगा के बैठ जाते हैं, महफिल हो रही होती है आपकी, तो क्या सीखा आपने। तो मैं भी तो ये पूछ रहा हूँ आपसे, आप ताकि उनको जवाब दे सकें। सर इसके अंदर आपकी जो एक बात मुझे पहले से नहीं पता, बिल्कुल पहले से नहीं मुझे पता थी, वो स्पेसिफिकली जो आपने जो यहाँ पे आई गेस वर्दा थी, उनका क्वेश्चन था कि आपने अपने आप को अलाइन कैसे रखना है और कस्टमर से आपने अपने आप को अलग कैसे रखना है। वो दैट वाज वेरी गुड फॉर मी about the portion you discussed about ethics. You have to separate yourself from customer, or especially
जैसे आपने भी एक्सप्लेन किया कि आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो उनकी जारगान और उनके अंदर जो है ना वो शामिल होना शुरू हो गए थे। तो मेरे लिए इस चीज़ में जो है ना जो एक न्यू एक चीज़ थी वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट से भी जो मेरा क्वेश्चन था, उसमें जैसे आपने वो बात की कि आपको फ्यूचर प्रोजेक्ट तो सोचना है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको कॉस्ट टू कॉस्ट करने पड़ते हैं। दैट वाज टोटली अंडरस्टैंडेबल और वो बिल्कुल ठीक बात थी। लेकिन ये न्यू चीज़ की अगर आप पूछते हैं तो एथिक्स का जो क्वेश्चन था दैट वाज वेरी न्यू फॉर मी और मेरी एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। चलो, थैंक यू वेरी मच। बाकी दो ठीक, नेक्स्ट टाइम थोड़ा मैं चाहता हूँ सबका पार्टिसिपेशन आ जाए। अली रजा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने तो आपके लेक्चर से पहली जो बात आपने की कि हमारे पाकिस्तान में लोग जो है ना तकरीबन नेगेटिविटी को देखते हैं, पॉजिटिविटी Okay. को कोई देखता नहीं। So positivity is one मैंने area. Number 2. सर नंबर 2 जो आपने बात की कि हमें कंसल्टेंट्स वगैरह की सर। ठीक है। नंबर 3. ओके, नेक्स्ट डॉक्टर भगवान दास साहब। Sir, Hello. one of the important thing I have understand is that Hello, the sir. level of overall organization should be all same for all. If vice chancellor is there, students should be on the same level. This I have learned a lot. And the second one I have learned from today's lecture, you must have a sharp homework. And the third one is you should change your behavior with the 3 components. I think I will adopt this for rest of my life. ग्रेट जी। तौकीर साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर ओवरऑल अभी तक जो है एक मोटिवेशनल बूस्ट है हुआ है और एटीट्यूड में भी और लर्निंग की तरफ भी, क्योंकि मैं तो लर्निंग के लिए आया था, कुछ चीज़ें रिफ्रेश करने के लिए आया था। और एक अच्छी चीज़ मज़ीद जो है वो 360 एंगल से चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए। जिस तरह आप मुख्तलिफ चीज़ों को बताते हैं कि इस चीज़ को इस एंगल से भी देखे जाए बंदे के। मेरे मतलब ज़हन गुमान में भी नहीं था कि अगर हम किसी कंसल्टिंग प्रोजेक्ट में इस काम के लिए जा रहे हैं तो हमें इस एस्पेक्ट से भी चीज़ को देखना चाहिए। तो एक 360 एनालिसिस करना, चीज़ों को टेक आउट करना। और एक जो आपने एक्सरसाइज करवाई थी कुछ आज से 3-4 लेक्चर्स पहले, वो काफ़ी अच्छी थी। सेल्फ डिफाइनिंग आपने कहा था, लाइन अपने लिखो इस बारे में। तो वो भी एक काफ़ी लर्निंग। जी डॉक्टर जुबिया, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी सर, बिल्कुल प्लीज। सर व्हाट आई लर्न के सबसे पहले तो आपको अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाना है। लाइक आपका जो पोटेंशियल है, लेट द पीपल नो दैट यू हैव दिस पोटेंशियल एंड यू कैन डू दिस, बट फॉर दैट पर्पस यू मस्ट बी नॉलेजफुल, you must have command on in your field, so that you can treat the people. And thirdly, एक SWOT analysis आपने करना है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर काम करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले एनालाइज करना है क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस हैं, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। ये करके उसके बाद फिर आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है, इक्विप करना है, ताकि आप उस सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल कर सकें। लाइक आपको ये शो नहीं करना कि लाइक आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं उसके अंदर फुल कमिटमेंट के साथ आपको अपना आउटपुट देना है। लाइक सिंपल ये नहीं कि आप सिर्फ मशवरा दे के और बस दैट्स इट। आपने उसको करवाना है कि लाइक लोग ये रियलाइज करें कि यस, बीइंग अ कंसल्टेंट आप में कितना पोटेंशियल है और वो फिर आपको दूसरों को रिकमेंड कर सके। जो मुझे समझ आ गया सर। वंडरफुल, वंडरफुल, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आई विल अप्रिशिएट अगर आप इस चीज़ को हर रोज़ एनालाइज कर लिया करें कि आज कोई एक चीज़ जो आपको अच्छी लगी है, और उसका बेहतरीन तरीका ये होता है लर्न करने का कि आप अपने घर जाके अपने छोटे बहन भाइयों को, अपने स्पाउस को, घर में किसी अम्मा अब्बा को, किसी को भी आप उस चीज़ को शेयर कर लें, या अपने किसी दोस्त को आप वॉइस नोट बना के व्हाट्सएप कर दें, या मुझे वापस वॉइस नोट कर दें कि सर आज के सेशन में मुझे ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको आपके ऊपर आसानियाँ पैदा करे और आपको आसानी